गुड इवनिंग। मैं हूं सोनिया सिंह और फेसबुक के एक और लाइव सेशन पर आप सबका स्वागत। जैसे कि आपको हमको सबको इंतज़ार रहता है, हमारे साथ हैं माई वीज़ा ओवरसीज के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सबका भी स्वागत करते हैं। एक इंटरेस्टिंग और सेशन होने वाला है, तो कहीं मत जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम फिर किसी न किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सर से इंफॉर्मेशन लेंगे और गाइडेंस लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सोनिया। और आज मैंने एक टॉपिक ऐसा रखा है कि जैसे वीज़ा के रिफ्यूज़ल रेट कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे वीज़ा जो अप्रूवल अच्छे आते हैं, तो क्या फ़र्क होता है? मतलब क्या किसी डॉक्यूमेंटेशंस में फ़र्क है, किस चीज़ में है? कैसे एक फ़ाइल तैयार की जाए कि जो वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हों, फिर बाकी तो थोड़ा बहुत डेस्टिनी भी होती है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनिया। एज एनर्जेटिक एज यू आर, तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है माई वीज़ा ओवरसीज़ के प्लेटफॉर्म पे। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैडम ने ऐसा टॉपिक उठा लिया कि जो सारा पूरा वर्ल्ड है उनको एक ही इच्छा होती है कि हमारा वीज़ा जिस कंट्री में है दूसरी कंट्री में लग जाए। तो इसके लिए हम बात करेंगे, अगले 10-15 मिनट आप कहीं मत जाइए और कोशिश ये करेंगे कि इस सेशन को हम जस्टिफाई कर सकें। सो सबसे पहले माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी लुधियाना से पर्ल पैलेस से ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल नंबर 9815873700 पे आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर आप माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम को मिल सकते हैं। सेकंड ऑफिस हमारा श्रीगंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर वहाँ से काम कर रहे हैं और आपने उनसे भी बात करनी है तो 10 to 6 उनके साथ अपॉइंटमेंट बना के भी आप बात कर सकते हैं। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल्स क्यों होते हैं या अप्रूवल के लिए हमें कैसे ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि वीज़ा के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। देखिए कोई कंसल्टेंट ऐसी गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे 100% हमारी वीज़ा की एक्सेप्टेंस है। अप्रूवल 100% किसी कंसल्टेंट के नहीं हो सकते, ना हुए हैं और ना होंगे, क्योंकि एरर तो होगा ही होगा। कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा मिस कर जाएंगे जहाँ पर 100% अप्रूवल रेट नहीं हो सकता किसी भी कंसल्टेंट का जो जेन्युइन कंसल्टेंट है। ओके, अब रिफ्यूज़ल क्यों होती हैं इसके बारे में बात करें, या रिफ्यूज़ल ना आए उसके प्रोज एंड कॉज क्या है। कम से कम रिफ्यूज़ल आए। देखो, रिफ्यूज़ल आना ना आना एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है और पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल है। वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। कोई जो कंसल्टेंट है उसकी गारंटी नहीं ले सकता। जो गारंटी लेते हैं, मैं कहता हूँ कि वो गॉड या फ्रॉड है। तो माई वीज़ा ना गॉड है ना फ्रॉड है। तो हमारी जेन्युइन कोशिश होती है कि आपका वीज़ा लगे। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट जो है वो वहाँ से बीमार होकर वापस जाए, वो हेल्दी होकर जाए वापस उसके क्लिनिक से, उसके हॉस्पिटल से। यही एक डॉक्टर की इच्छा होती है। जी बिल्कुल, हमारी प्रिपरेशन जो बेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जी, उसी के बारे में हम आगे 10 मिनट बात करेंगे। बीइंग ए कंसल्टेंट, हम देखो गवर्नमेंट के ऑथराइज कंसल्टेंट हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो आने वाले हमारे क्लाइंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, उनको एक चीज़ का तो मालूम पड़ जाए हमारे पास आने से पहले या किसी भी कंसल्टेंट के पास आने से पहले कि उनकी प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए कि वीज़ा के चांसेस बढ़ जाए। अब सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? एक दो पॉइंट नेगेटिव, जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जहाँ पर वीज़ा नहीं लगता, वो सुन लीजिए, फिर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी ITRs नहीं है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, UK के लिए, तो वीज़ा मत अप्लाई करिए। मोटी मोटी बात, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनके पास J फॉर्म नहीं है, फॉर्म 16 नहीं है या ITRs नहीं है, वीज़ा बिल्कुल मत अप्लाई करिए। कोई कंसल्टेंट ये कहता कि मैं 2-3 साल की अपने झोल बोल करके मैं ITR बना दूंगा, उससे बचिए। तो पहला नेगेटिव पॉइंट ये है। ये कभी नहीं हो सकता कि आपकी विदाउट ITRs, विदाउट आपकी सोर्स ऑफ इनकम। ITR मेरे मुंह से बार बार निकलता है क्योंकि वो J फॉर्म भी हैं, फॉर्म 16 भी है, क्योंकि मैक्सिमम ITRs की बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स की, तो इसलिए मुंह से बार बार निकलता है। अब उस चीज़ को पकड़ना मत कि ITRs की बात करो, सोर्स ऑफ इनकम, या सोर्स ऑफ इनकम आपकी नहीं दिखा पाओगे, वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बैंकिंग नो डाउट की मैटर करती है। ये नहीं कि आपने 80,000 1 लाख रुपया शो कर दिया तो आपका वीज़ा आ गया। जब हाँ, यदि आपकी एक कंसिस्टेंट इनकम है, आपकी सैलरी 1.25 लाख रुपया महीने की आ रही है, आपने खर्च कर ली, मैक्सिमम लाख रुपया खर्च कर दी, 15,000 रुपया है, वीज़ा फिर भी आ जाएगा, बट बताना पड़ेगा कि मेरी 1.25 लाख के करीब इनकम है महीने की। तो दो बातें, मोटी मोटी नेगेटिव बातें कि ITRs या आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वीज़ा मत अप्लाई करिए, नहीं आएगा वीज़ा।
पैसा खराब करने की बात है। कोई कंसल्टेंट आपसे 10,000 रुपया लेता है अपने सर्विस चार्ज, कोई 20 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 50 लेता है, हमें नहीं मालूम कौन कितना लेता है, बट ये पैसा खराब होने वाला आपका। दूसरी बात, बैंकिंग आपकी यदि आप नहीं शो कर पाते, 80,000, 90,000, लाख रुपए आपकी इनकम बैंकिंग में पड़ा हुआ है और सोर्स ऑफ इनकम है नहीं है, तो वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये दो मोटी मोटी बातें जो एक आम लेमैन को भी समझ आ सकती हैं, जिसको इमिग्रेशन के बारे में नॉलेज भी नहीं है, उनको भी ये बातें दो समझ आ जाएंगी। अब आते हैं पॉजिटिव बातों पर कि किन किन स्टेप्स के बेसिस पे आपका, किन किन पॉइंट्स के बेसिस पे आपका वीज़ा लग सकता है। पहला पॉइंट, जैसे मैंने हाईलाइट किया कि सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मान लीजिए आपकी ITR, जे फॉर्म या फॉर्म 16 5.5-6 लाख के करीब है। अब नो डाउट कि एज फैक्टर इसमें काउंट करता है, किसी भी कंट्री का एज फैक्टर काउंट करता है। जैसे मान लीजिए आपने कनाडा के लिए एक टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के लिए प्रोफाइल लगानी है, तो कोशिश ये करिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपये महीना की हो, कम से कम हो, क्योंकि ये देखो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जिनकी 40,000 से कम इनकम रही है उनके वीज़ा के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कोई आ सकता है, कोई 100 में से 2 वीज़ा आगे उसको प्रमोट करके कैसे सेलिंग होती है ये हमें नहीं मालूम, बट आप बचिए कि आपकी इनकम 40,000 से ऊपर हो मंथली, मतलब 5 लाख से ऊपर यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स या फॉर्म 16 भर रहे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आप जे फॉर्म है आपके पास कोई डेयरी फार्मिंग है या आपके पास कोई फॉर्म 16 है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, आपके बैंक में एक इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आज मुझे किसी ने फ़ोन किया कि सर मुझे कनाडा का वीज़ा चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि उनके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपये होना चाहिए, मान लीजिए किसी प्रोफाइल को देख के। अब वो कहता वो तो मेरे लिए कोई दिक्कत है ही नहीं सर, मैं तो 1 मिनट बस फ़ोन करूँगा और मेरा ऑस्ट्रेलिया में भांजा बैठा हुआ या मेरे कोई रिलेटिव्स बैठे हुए, वो 1 मिनट में डाल देंगे, हमें क्या दिक्कत है, कल आप अप्लाई करिए। 100% वीज़ा रिफ्यूज़ल आएगी। हमारे पास भी मत आना ये कहेंगे कि सर हमने आज आपने बताया, कल हमने एक इंस्टॉलमेंट में 10 लाख डाल दिया, 15 लाख डाल दिया, तो सोर्स ऑफ इनकम आपका मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल की और फिर हम तो सोर्स ऑफ इनकम आ गया ना, तो सोर्स ऑफ इनकम तो मालूम पड़ गया कि मैंने प्रॉपर्टी बेची है तो उसका मुझे 10, 15, 20 लाख रुपए आ रहा है, वो ठीक है। जैसे कई लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है प्रॉपर्टी और वो गवर्नमेंट के अकाउंट से आपके अकाउंट में आ रहा है, तो चाहे वो 50 लाख हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टैक्स रिडक्शन में सारा आपका कंप्लीट हो चुका होगा या हुआ होगा। सबसे बड़ी बात आ गई आपकी ट्रांजैक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं है वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्यों अमाउंट आया है, तो इट विल शो कि आपने बोरो किया है, लोन लिया है। एग्जैक्टली, तो दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पस। एग्जैक्टली, या आपने किसी फाइनेंसर से कुछ पैसा देके उनसे पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया, ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आपका खुद का पैसा होना चाहिए। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है वो है आपके पास क्या प्रॉपर्टी है कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो बाहर नहीं जा सकते। हमने कई ऐसे वीज़ा लगवाए हैं जिनकी रेंट पे रहते थे और उनकी 8-9 हज़ार रुपया वो रेंट दे रहे हैं, उनका भी वीज़ा लगा। नाम तो मैं खैर यहाँ पर नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब आप ऑफिस में आएंगे तो हम दिखा सकते हैं कि रेंट पे रह रहे लोगों का भी कनाडा का हमने विजिटर वीज़ा लगवाया है, टूरिस्ट वीज़ा लगवाया है, होटल बुकिंग पे, कैन यू इमेजिन। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास यदि पॉजिटिव कोई प्लाट, मकान, दुकान, छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई 40 यार्ड्स का, 50 यार्ड्स का, 100 यार्ड्स का, 500 यार्ड, कुछ भी आपके पास मकान, प्लाट, दुकान, कोई कमर्शियल, कोई डोमेस्टिक, कुछ भी है, उसकी प्रॉपर्टी एवेल्यूशन करा के पॉजिटिवली विद फर्द उसकी ट्रांसलेशन करा के एम्बेसी को दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जेन्युइनिटी क्लियर होती है कि मेरे पास करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की या 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मैं वापस आऊँगा। दैट विल स्ट्रेंथन द फाइल। एग्जैक्टली। फोर्थ जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ, वो सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी कंट्रीज़ में, चाहे आपने दुबई, सिंगापुर का क्यों ना वीज़ा लगाना होवे, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आपके मन में होना चाहिए कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपका वापस कैसे आएंगे। अब वापस आने के कई तरीके होते हैं। जैसे तो अब फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है और उनके 2 किड्स हैं, कोशिश उनको ये करनी चाहिए कि किड्स को वीज़ा ना लगवाएं, किड्स का वीज़ा अपने वीज़ा लगने के बाद अप्लाई कर लें। होता क्या है कि लालच होता है कि बस मेरा सारा परिवार वहाँ पर सेट हो जाए, तो फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट लेवल है
वो मालूम पड़ेगा कि आपने वापस नहीं आना है। कभी कभी वैसी इंटेंशन नहीं भी होती कि हम सारे वहाँ जाएंगे और नहीं आएंगे, बट अगर एक साथ लगाते हैं तो ये एक इम्प्रेशन आता है। हाँ, मैं भी कहता हूँ एक्सप्रेशन ऑफ जो इंटरेस्ट आपका जो आने का, वापस आने का जो नज़रिया है वो क्लियर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अब अपनी वाइफ का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं और साथ में आपके मन में लालच आ गया कि यार हमारा वीज़ा लग गया, हमें तो वापस आना नहीं है, तो क्यों ना बच्चों को भी साथ में ले जाए। तो ये सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी प्रोफाइल पे। देखिए आपकी इनकम बहुत बढ़िया है, आपका सोर्स ऑफ इनकम लाखों में है, करोड़ों में है, तो फिर अपनी सारी फैमिली ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के वीज़ा लगते हैं, हमने भी वीज़ा फैमिली के लगवाए हैं, बट हम प्रोफाइल देख के लगाते हैं कि जो एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका कोई 30-35-40 लाख के कोई सालाना इनकम है उसकी, अब उसको कनाडा में जाके काम करने का है नहीं है, उसको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि यहीं पर वो 2-3 लाख रुपये महीने का कमा रहा है, उसको वहाँ पर वो इतनी वहीं पर कमाना उसने, तो वो कहता है कि मैं यहीं पर भी ठीक हूँ, मुझे क्या जरूरत है, तो उसका फैमिली का वीज़ा लग सकता है। तो एक फैक्टर नहीं है किसी भी पॉजिटिव वीज़ा या अप्रूवल आने में, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। एक अच्छे कंसल्टेंट के पास यदि जाते हैं, यदि आप लोकल एरिया में हैं, तो यदि आप किसी वहाँ पर आपके कोई अच्छे कंसल्टेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका वीज़ा के चांसेस, देखो 100% की कोई गारंटी नहीं ले सकता, हम भी नहीं गारंटी लेते 100% की। हम ये कहते हैं कि आप यदि, मैं वही एग्जाम्पल बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर के पास यदि कोई पेशेंट आया है तो डॉक्टर की एक ही तमन्ना, इच्छा, डिज़ायर होती है कि पेशेंट उसका वहाँ से ठीक होके जाए। हमारी वैल्यू ही तब है जब आपका वीज़ा लगे। जब आपका वीज़ा नहीं लगता, कोई रिफ्यूज़ल आती है, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू कोई रिफ्यूज़ल आती है, तो उस कंसल्टेंट को यही कहा जाता है कि आपको तो काम नहीं करना आता, चाहे उसने हज़ारों वीज़ा लगवाए हों, उसका एक वीज़ा ना लगे उस क्लाइंट का, तो वो कहता है हमारी आंखों में आपकी क्या वैल्यू है। तो फिर इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक पेरेंट और एक बच्चा अगर हम अप्लाई करते हैं तो उनके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ और 2 किड है या 1 किड है, तो हस्बैंड वाइफ अप्लाई करिए, उनका वीज़ा आने के बाद या ट्रैवलिंग के बाद, देखिए अब उसके 2 फोल्डर खुलते हैं। पहला तो उनका वीज़ा लग गया, मान लो हस्बैंड वाइफ का वीज़ा लग गया, तो फिर उनके बच्चों का भी वीज़ा साथ में अप्लाई किया जा सकता है, बट उनके चांसेस भी कम हो सकते हैं अनटिल और अनलेस कि वो वहाँ पर ट्रैवल कर लें। यदि ट्रैवल कर लें तो फिर चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं कि ठीक है कि आप गए थे और वापस उस टाइम ड्यूरेशन में वापस आ गए हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती जी। तो ये मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे कि वीज़ा अप्रूवल के जो चांसेस हैं वो कैसे बढ़ सकते हैं। आपकी जो इनकम है, आपकी कोई रेंटल इनकम है, आपकी कोई एग्रीकल्चर की इनकम है, कोई पैसिव इनकम आ रही है, आप ब्यूटी पार्लर को काम कर रहे हैं या आप कोई बुटीक चला रहे हैं, किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, तो आपको वो शो करना पड़ेगा। एक कोलैबोरेशन हो जाती है ITRs की भी, इनकम टैक्स रिटर्न्स की भी, या एक बैंकिंग की भी। जॉइंट अकाउंट भी चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपने किसी भी कंट्री, चाहे आपने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, US जाना है, UK जाना है, किसी भी मेजर कंट्रीज़ में जाना है, तो आपको बताना पड़ेगा। आपकी जो फाइल रिफ्लेक्ट करे, जो रिक्वेस्ट लेटर हम लिखते हैं या लेटर ऑफ कवरिंग लिखते हैं, उसमें हम बाकायदा लिखते हैं कि हम इन दिनों के लिए जाएंगे, ये हमारा एयर टिकट्स का आइटिनरी है, और ये हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ITRs हैं, चाहे बैंकिंग है, चाहे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, जो भी मैं काम बिजनेस जॉब करता हूँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में लगा दिए हैं। यदि आपको ठीक लगता है तो आप मुझे वीज़ा दें। ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा ईमेल ID है। कोई भी बात करनी हो तो आप मेरे इस नंबर पे बात कर सकते हो। ऐसा आपको बताना पड़ता है उस लेटर ऑफ कवरिंग में या रिक्वेस्ट लेटर में। तो फिर वीज़ा ऑफिसर अपने नज़रिए से देखता हूँ, उन्होंने रोज़ के हज़ारों वीज़ाज ग्रांट किए होते हैं, अप्रूवल देनी होती है, तो उनका भी बड़ा मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो आपकी प्रोफाइल को बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो एक कॉमन रिफ्यूज़ल क्या आती है कि आपके पास फिनांस प्रॉपर नहीं है। देखो ये ना एक कॉमन रिफ्यूज़ल है, 216 अंडर सेक्शन बी और 179 अंडर सेक्शन ए, ये जो रिफ्यूज़ल आती हैं, चाहे स्टडी वीज़ा की हो चाहे विजिटर वीज़ा की हो, उसमें यही बोला जाता है कि आपका हमें जो फाइनेंस ठीक नहीं लगा या आपका जो हमें इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं हो रही, तो आप नहीं आएंगे। चाहे आपके पास 1 करोड़ क्यों दिखाया हो, आपने 1 करोड़ रुपीज़ भी दिखा दिया तो फिर भी लिख सकते हैं कि आपके फाइनेंस पे हमें डाउट हो रहा, तो वापस नहीं आएंगे। तो ये मत सोचिए कि हमारे पास करोड़ों रुपया है तो आपका वीज़ा लग जाएगा, तो आपके पास लाखों है तो वीज़ा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो जेन्युइन चाहिए, आपकी जो इंटेंशंस है या आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम EIO कहते हैं, वो आपका प्रॉपर हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर किसी भी कंट्री में अप्लाई करिए तो फिर आप जा सकते हैं। आपके जो रेगुलर एंट्रीज हैं
हैं, जो आपकी इनकम है, फिर आपके एक्सपेंसेस हैं, वो थोड़े बैलेंस करने चाहिए। एक नेचुरल जो लगे कि हाँ Exactly. आप इनसे earn कर सोर्स ऑफ इनकम और बैंकिंग, हाँ, फिर आप ये बैलेंस हो। खर्चे जो हैं वो जो नेचुरली जो होते ही हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं या लाइफस्टाइल के लिए जो होते हैं। तो सर अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ITR जो इनकम है और जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाने से जो फाइल है स्ट्रेंथन होती है, नो डाउट। तो क्या इसके साथ ऐसा भी है कि अगर किसी के लोन्स वगैरह चल रहे हैं किसी तरह से, तो क्या वो चीज़ फाइल को वीक भी करती है? देखिए, लोन्स का मतलब ये होता है कि आपकी लायबिलिटी है, आपने पैसा देना है और आप इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो, तो कोशिश ये करिए क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स लगाने की जरूरत नहीं होती कि मैं जी 5 लाख रुपए मैंने बैंक का देना तो मैं तो वापस आऊँगा। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप यहाँ पर इस लेवल पे जी रहे हैं तो वहाँ पर जाके आप क्या खर्च करेंगे। चाहे आप बहुत रेगुलर क्रेडिट कार्ड्स के डीलर्स हैं कि आपने जो पैसा लिया वो टाइम पे वापस कर देते हैं, बट लोन कोशिश करिए कि लोन लेकर वीज़ा मत लगे कि मुझे XYZ बैंक कोई 5, 7, 10 लाख का लोन दे रहा है तो वो मैंने डाल दिया, तो जैसे स्टडी वीज़ा पे ऑफर लेटर पे लोन मिल जाता है तो सर ऐसे हम 10 लाख रुपए लोन लेके तो क्या वीज़ा अप्लाई करें। ऐसी गलती मत करना। आपके खुद के पैसे होने चाहिए क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी है। आप ये मत कहना कि सर वो तो हमने पैसे वापस देने आने हैं यहाँ पर तो फिर हम तो वापस आएंगे। ऐसा नहीं होता। लोग करोड़ों रुपए लेकर कंट्री छोड़ के भाग जाते हैं तो वापस नहीं आते, वो आपको सारा मालूम है। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका खुद का पैसा हो कि लोन्स वगैरह ना हो और बाकी जो इनकम है, बाकी सारी चीज़ें अगर जेन्युइन हैं। और कुछ पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं? हाँ देखिए, की ज़रूरत नहीं यहाँ पर ना किसी भी किस्म की आपकी एकेडमिक्स की आप कोई 10-12 पढ़े हैं या आपने BA की है नहीं की है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे इलिटरेट भी हैं, आप अनएजुकेटेड भी हैं, आप नहीं पढ़े लिखे, तो फिर भी आपको देखिए विजिटर वीज़ा करना है, टूरिस्ट वीज़ा करना है, वहाँ पर जाकर उन सबने पढ़ाई करनी है, घूम फिर के आना, तो उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बताना पड़ता है। जैसे कनाडा का हम फाइलिंग करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी को वो इंपॉर्टेंस देते हैं। जिन्होंने सेकेंडरी की है, 10th क्लास की है, उनका हम डाटा नहीं डालते। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है पॉइंट किसी भी कनाडा की जो वेबसाइट है। 12th क्लास से ही उनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है। वो 12th नहीं की तो वहाँ पर नो एजुकेशन डालते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती जी। तो सर जैसे हम बात करते हैं कि अगर बच्चे हैं पीछे तो आपका जो इंटरेस्ट है पीछे आने का बहुत ज़्यादा होता है कि आप वापिस आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, या मतलब जैसे इन्फेंट्स लगा लो 2 साल से छोटे या 3-4 साल। देखिए हाँ 2 साल से छोटे की बात नहीं कर सकते क्योंकि जो फीडिंग पे हैं उनके लिए कोई ऐसी हाँ उनको यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं संभाल सकते। 2 साल से अब टिकट का भी देखें तो 2 साल से ऊपर की टिकट फुल लगती है। एग्जैक्टली जी। 2 साल से यदि कम है तो बच्चों को कैरी कर सकते हैं। 2 साल से ऊपर हो गए तो आपके जो पेरेंट्स हैं या बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी या नाना नानी या उनके घर में जो परिवार में है, वो बताना पड़ता है कि हमारे ये जो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बच्चों को संभालेंगे और हम 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर घूम फिर के हम वापस आ जाएंगे। तो ये बताना पड़ता है। अराउंड 5 years ऑनवर्ड्स जो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं उनके पेरेंट्स को। हाँ वो ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंस पे, आपकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे। वो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू सी। जब आप हमारे पास आते हैं या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो अब उनकी एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपर्टाइज है। अगर आप लुधियाना में नहीं भी हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा काम ऑनलाइन होता है, तो आप अगर हमारी हमसे बात करके देखिए। एग्जैक्टली हम नहीं कहते कि आप हमसे फाइल लगाइए। माई वीज़ा ने आज तक किसी को नहीं कहा कि हमसे फाइल लगाइए। आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर फाइल कहीं और से लगा रहे हैं, आप बता दो कि ये सही है गलत है। ऐसा बहुत बार होता है सर, को फोन आते हैं कि सर हमने वहाँ से फाइल लगाई है, यहाँ से तो हमें वहाँ ऐसा कहा जा रहा है, तो गाइड तो सर ऑब्वियसली तो हाँ जो बेस्ड फैक्ट है वही बात करते हैं। हम किसी के क्लाइंट को तोड़ते नहीं है कि आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा हमारे मन में नहीं होता। जिसके जो भाग्य में जो लिखा हुआ है वही मिलना उसको। बस हम उसको गाइड करते हैं कि आपसे कोई ओवर चार्ज किया जा रहा है या आपसे कोई डॉक्यूमेंट कम लिए जा रहे हैं कि सिर्फ पासपोर्ट दे दो और आपका वीज़ा लगवा देंगे, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट दे दो आपका विजिटर वीज़ा लगा देंगे, आपकी उम्र 20 साल से ऊपर होनी चाहिए, 25 से ऊपर होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने आपकी ITR से भी खिलवाड़ करना है। खुद की अपने तरीके से वो एडिटेड ITR लगाएंगे, खुद के पैसे शो करेंगे, खुद की कोई प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन लगा देंगे। उनको मतलब होता है कि आपका वीज़ा लग जाए, आपसे 20-25 लाख रुपया आपसे ले लिया जाए।
तो ये चीज़ें संभल के जरिए देखिए, एम्बेसी की फ़ीस 10-12 हज़ार से ऊपर किसी भी एम्बेसी की फ़ीस नहीं है। विजिटर वीज़ा की बात करें, स्टडी वीज़ा में खैर ज़्यादा फीस हो सकती है, बट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके की बात करूँ तो 12-13 हज़ार से ऊपर किसी भी एम्बेसी की फ़ीस नहीं है। तो वाई टू गिव लैक्स, 12 हज़ार में काम होता है तो 12 लाख देने की क्या ज़रूरत है? तो ये बात समझिए आप जी। जी बिल्कुल। और गाइडेंस लेने के लिए सोनिया मैम भी हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम ने लास्ट टाइम भी एक वीडियो शूट की थी, उसमें ये बताया गया था कि जो फीमेल हैं घर में बैठ के भी आप काम कर सकती हैं। आप एक बार एक मैसेज अपना दोबारा क्लियर कर दो। बिल्कुल। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं आफ्टर एजुकेशन। कभी कभी फैमिली लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ये एक हमारा है कि अगर आप इमिग्रेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपका फेस कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड है या नहीं है, उसमें हम आपको गाइड कर देंगे। जैसे कि सर ने मुझे गाइड किया है, तो उस तरह से हम आपको ट्रेन कर देंगे। आप इमिग्रेशन में अपना करियर बना सकते हैं और आपको डेली 9 to 5, 9 to 6 ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल आवर्स में वर्क कर सकते हैं। आप लुधियाना के अलावा कहीं भी किसी और कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं बैठे हुए हैं, कहीं पर बैठे, तो ऑनलाइन काम है सारा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग्स उस हिसाब से होती हैं, जूम पर ट्रेनिंग हो जाएगी, फ़ोन पर ट्रेनिंग होती है, उस हिसाब से आपको गाइड कर दिया जाता है। इन फ्यूचर अगर आपका भी प्लान होता है आपके बच्चों को भी भेजना, तो वो खुद आप भी तो एजुकेट हो जाते हो ना। जी बिल्कुल, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। अभी जैसे मेरी डॉटर से भी बात हो रही होती है तो बोलते अच्छा मम्मा कैसे करेंगे, मैंने ठीक है चलो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब यदि आप सोनी मैम खुद एजुकेटेड है तो अपने बच्चों को भी वो एजुकेट कर सकते हैं। एज ए पेरेंट हम मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हैं कि हमने क्या करना है और बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर कराना है। और माई वीज़ा ओवरसीज़ का जो यूट्यूब चैनल है, जो एक बेस है आपके लिए, 200+ वीडियोज़ वहाँ पर हैं। दुनिया की कोई ऐसी नॉलेज छोड़ी नहीं हमने, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, साइप्रस, इटली, कहीं किसी भी कुछ शैंगन कंट्री हो, सभी का हमने स्टडी वीज़ा, सभी का हमने टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा एंड परमानेंट रेजिडेंसी कुछ भी नहीं छोड़ा। यदि आप वो स्टेप बाय स्टेप भी देख लेते हैं तो कंसल्टेंट तो आप घर बैठे बन सकते हैं। और हम आपको बेस्ट टू बेस्ट आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो हमारी भी एक रेपो होती है। आपको ज़रूर अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम सब मिलते हैं। और इसी माध्यम से अगले फ्राइडे फिर हम मिलेंगे फेसबुक के लाइव सेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सोनिया, थैंक यू।